ठीक है, तो आइए इस पूरी बात को परत दर परत समझते हैं। अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद की जाती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल, मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ। एकदम। एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन दिखी और डॉक्टर ने इशारा करके बता दिया कि समस्या यहाँ है। ये एक बाइनरी नजरिया है और ये बात ना इंसानी दिमाग को एक अजीब सा सुकून देती है। सही बात है, हम इंसानों को चीजें साफ साफ देखना बहुत पसंद है। हमारा नर्वस सिस्टम इसी तरह से विकसित हुआ है, वो अनिश्चितता से घबराता है। बिल्कुल, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम चेतना के विकास या मनोविज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, वहाँ अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि इंसान के विचारों या उसके गहरे डरों को किसी फिल्म पर छाप कर नहीं देखा जा सकता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यही वो जगह है जहां आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की चर्चा बेहद दिलचस्प हो जाती है। आज हमारे सामने 16 मई 2026 की मुरली का एक स्रोत है। पहली नजर में यह एक आध्यात्मिक संदेश लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी परतों को खोलते हैं, ये कुछ और ही नजर आता है। एकदम सही। ये चेतना की इंजीनियरिंग और पहचान के परिवर्तन का एक बेहद उन्नत मनोवैज्ञानिक मैनुअल नजर आता है। आज हम भारी भरकम शब्दों से दूर रहकर ये समझेंगे कि ये रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। और ये व्यवहारिक पहलू ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। मतलब ज्ञान जब तक हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता ना, तब तक वो सिर्फ एक जानकारी है। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं समय के बोध से। इंसान की एक अजीब सी फितरत है, जब तक किसी काम की कोई डेडलाइन न हो, कोई दबाव न हो, तब तक बदलाव की कोई ठोस कोशिश नहीं होती। हाँ, हम कल पटालते रहते हैं चीजों को। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही गहरी लाइन है जो इसी मनोविज्ञान पर चोट करती है। उसमें लिखा है, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। आधुनिक मनोविज्ञान की दुनिया में इस अवधारणा को मॉर्टेलिटी अवेयरनेस कहा जाता है, मतलब नश्वरता का बोध। अच्छा, तो क्या इंसान आमतौर पर इसे भूल कर जीता है? बिल्कुल, लोग अक्सर एक अमरता के भ्रम में जीते हैं। हमारे अवचेतन मन को ऐसा लगता है जैसे हमारे पास अनंत समय है, और इसी भ्रम के कारण हम महत्वहीन चीजों में उलझे रहते हैं। हाँ, जो असल में जरूरी है उसे हम छोड़ देते हैं। सही कहा। लेकिन जब दिमाग को यह गहरा एहसास होता है कि समय सीमित है, तो मस्तिष्क का काम करने का तरीका बदल जाता है। मतलब समय की कमी का ये एहसास एक तरह का फिल्टर बन जाता है। एक बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर। जब समय कम होता है ना, तो मस्तिष्क का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फालतू जानकारियों को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो बहुत गए थोड़े रही सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है? एकदम नहीं। यह दिमाग को एक आपातकालीन स्थिति का संकेत है, जो बदलाव के लिए एक मनोवैज्ञानिक तात्कालिकता पैदा करता है। अरे वाह! इसी तात्कालिकता से जुड़ा स्रोत का एक और बिंदु है जो सीधे तौर पर हमारी पहचान पर सवाल उठाता है। उसमें कहा गया है, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाओ। हाँ, और ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में। बिल्कुल। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत हमारे कंप्यूटर ब्राउजर की तस्वीर आ गई। मान लीजिए कि किसी ब्राउजर में एक साथ 50 टैब खुले हुए हैं और रैम पूरी भर चुकी है। एकदम। एक टैब दिखावे का है, एक नौकरी के तनाव का है, सामाजिक लेबल्स के हैं। जब इतने सारे टैब एक साथ चलते हैं तो सिस्टम क्रैश होने लगता है। शरीर और दुनियावी लेबल्स के इन टैब्स को बंद करना ही शायद दिमाग को क्रैश होने से बचा सकता है। इस उपमा को अगर हम सीधे मनोविज्ञान से जोड़े ना, तो इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन? हाँ, मतलब खुद को अलग करना। हाँ, आम जिंदगी में इंसान अपनी पहचान को बाहरी चीजों से पूरी तरह जोड़ लेता है। जैसे मैं एक इंजीनियर हूं या मैं गुस्से वाला इंसान हूं, इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहते हैं। तो स्रोत जब शरीर और दुनिया को भूलने की बात करता है, तो वो इन्हीं लेबल से मानसिक रूप से खुद को अलग करने की बात कर रहा है। बिल्कुल। ताकि हम अपने डरों और तनाव से दूरी बना सकें। लेकिन यहाँ एक तार्किक उलझन पैदा होती है। अगर कोई इंसान हर चीज से खुद को अलग कर ले, अपने शरीर से, अपने काम से, दुनिया से, तो क्या वो भावनात्मक रूप से शून्य नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और यहाँ स्रोत एक बहुत ही सूक्ष्म समाधान देता है। स्रोत जुड़ाव को खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि जुड़ाव के केंद्र को बदलने की बात करता है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि स्रोत कहता है, हम मलूक बन माशूक के साथ घर जाएंगे।
आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि इंसान बिना किसी जुड़ाव के स्थिर नहीं रह सकता। उसे एक सिक्योर बेस चाहिए। तो ये अलगाव नहीं है, बल्कि जुड़ाव का एक नया रूप है। एकदम सही। इसे सिक्योर स्पिरिचुअल अटैचमेंट या सुरक्षित आध्यात्मिक जुड़ाव कह सकते हैं। मतलब भावनाओं को नष्ट नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। दुनियावी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, जिससे नर्वस सिस्टम हमेशा खतरे के मोड में रहता है। लेकिन जब जुड़ाव किसी ऐसी सत्ता से हो जो कभी नहीं बदलती, तो नर्वस सिस्टम को एक गहरी सुरक्षा का एहसास होता है। ये तो हुई भावनाओं की जुड़ाव को एक नई दिशा देने की बात। लेकिन अगर कोई इंसान अपना ये भावनात्मक केंद्र बदल भी ले, तो उसके दिमाग के अंदर भौतिक स्तर पर क्या बदल रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक सोच है या वास्तव में कोई शारीरिक बदलाव होता है? हाँ, क्योंकि स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देता है पुरानी खाल छोड़ नई लेने का, जैसे एक सांप अपनी केंचुई उतारता है। ये सीधा न्यूरोलॉजी का विषय है। पहले माना जाता था कि एक उम्र के बाद दिमाग नहीं बदलता, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है। मतलब ये अपनी संरचना बदल सकता है। बिल्कुल। स्रोत जिन पुराने संस्कारों या आदतों की बात कर रहा है ना, वे दिमाग में बने हुए गहरे न्यूरल पाथवे हैं। वे पुरानी खाल की तरह हैं। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसको समझने के लिए हम सोशल मीडिया एल्गोरिदम का उदाहरण ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर कोई बार बार गुस्से वाली वीडियो देखता है, तो एल्गोरिदम उसे और ज्यादा गुस्सा परोसने लगता है। एकदम सही उपमा है ये। हमारा दिमाग भी इसी एल्गोरिदम की तरह है। हमने सालों से जिन भावनाओं पर क्लिक किया है, हमारा दिमाग उसी तरह से वायर हो गया है। तो ये पुरानी खाल उतारना इतना आसान कैसे हो सकता है? इस एल्गोरिदम को बदलने का तरीका भी स्रोत में ही है। वहां मनम मनाभव का सिद्धांत दिया गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सस्टेन्ड अटेंशन ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब निरंतर ध्यान का अभ्यास? हाँ, न्यूरोसाइंस का नियम है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वे एक साथ वायर होते हैं। लेकिन जिन पुराने विचारों पर आप ध्यान देना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी नकारात्मक कंडीशनिंग के लिए स्रोत एक अनोखा शब्द इस्तेमाल करता है, आत्मा में खाद पड़ गई, और इसे साफ करने के लिए ज्ञान के स्नान की बात की गई है। ये खाद पड़ना वास्तव में मनोवैज्ञानिक संदूषण है। मनोवैज्ञानिक संदूषण मतलब कचरा? हाँ, जब बार बार गुस्सा या डर हावी होता है, तो दिमाग में मजबूत हैबिट लूप्स बन जाते हैं। बाहरी पानी शरीर को साफ कर सकता है, लेकिन इस दिमागी कचरे को साफ करने के लिए कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत होती है। अच्छा, तो ज्ञान का स्नान वही मानसिक शुद्धिकरण है जहां नए विचार इस पुरानी खाद को धोते हैं। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि अंदरूनी रीवायरिंग कैसे होती है। बिल्कुल। लेकिन इंसान कोई अलग थलग द्वीप तो है नहीं। बिल्कुल। वो समाज में रहता है। तो अगर किसी के अंदर ये रीवायरिंग हो रही है, तो इसका बाहरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? आंतरिक बदलाव का बाहरी असर बहुत गहरा होता है। स्रोत में एक अभ्यास का जिक्र है, विचार सागर मंथन। विज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है। यानी अपनी ही सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। ये अभिमानी स्थिति में आ जाता है। वो मैं गुस्से में हूं से शिफ्ट होकर मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है और मैं उसे देख रहा हूं तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो किसी स्थिति में फंसने के बजाय इंसान उसे एक दर्शक की तरह देखने लगता है। एकदम। स्रोत इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना कहता है। ये विस्तारित जागरूकता है जो आत्मनियंत्रण लाती है। और शायद यही जागरूकता उस सबसे गहरे बिंदु की नींव है, स्थिति से भी सेवा होती है। मतलब बिना कुछ बोले सिर्फ आपकी स्थिति दूसरों पर असर डालती है। जैसे ऑफिस की मीटिंग में कोई घबराया हुआ इंसान सबको तनाव से भर देता है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान में इसे इमोशनल कंटेजियन या भावनाओं का संक्रमण कहा जाता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, जो दूसरों की नकल करते हैं? हाँ, ये अनजाने में सामने वाले की भावनाओं और तनाव की नकल करने लगते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक स्थिर इंसान बिना कुछ बोले भी दूसरों को शांत कर सकता है। लेकिन अगर हमारी भावनाएं इतनी संक्रामक हैं, तो क्या अपनी स्थिर स्थिति को बचाने के लिए हमें समाज से दूर किसी एकांत जगह भाग जाना चाहिए? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें ना, तो स्रोत साफ तौर पर डबल कोर्स की बात करता है। डबल कोर्स मतलब दोहरी जिम्मेदारी? हाँ, सच्ची भावनात्मक महारत पहाड़ पर भागने में नहीं है। असली विकास तो घर गृहस्थी और काम के शोर के बीच रहकर अपनी स्थिरता बनाए रखने में है। तो इस सब का आखिर निष्कर्ष क्या है? मतलब थ्योरी से निकलकर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? स्रोत में कुछ व्यावहारिक होमवर्क भी तो दिए गए हैं। बिल्कुल। इन अभ्यासों का आधार है
हम भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। ये फ्यूचर ओरिएंटेड ब्रेन ट्रेनिंग है। जिसका मतलब है कि हम किसी तात्कालिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि डीलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, तुरंत मिलने वाले सुख को टालना। और स्रोत कहता है, कृपा नहीं, पढ़ाई है। ये बात सच में सशक्त करती है। बदलाव किसी अंधे आशीर्वाद से नहीं, बल्कि सेल्फ एफिकेसी से आता है। तो आइए उन 4 व्यवहारिक अभ्यासों को समझते हैं। पहला है, हर घंटे 30 सेकंड का आत्मा की जागरूकता का पॉज। न्यूरोलॉजी के नजरिए से ये छोटा सा पॉज बहुत बड़ा काम करता है। ये दिमाग के डिफॉल्ट ऑटो पायलट मोड को तोड़ता है और नर्वस सिस्टम को तनाव से बाहर निकालता है। दूसरा अभ्यास है पुरानी खाल का चिंतन। रात में ये सोचना कि आज कौन सा पुराना संस्कार हावी रहा और कौन सा नया मजबूत किया। नींद का विज्ञान बताता है कि रात में दिमाग जानकारियों को प्रोसेस करता है। ये आत्मनिरीक्षण अगले दिन के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी को दिशा देता है। तीसरा अभ्यास है ध्यान का प्रशिक्षण। 5 मिनट तक मन को मैं सुप्रीम का हूं इस विचार पर टिकाना। यह दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए एक भारी वर्कआउट है जो फोकस और आत्मनियंत्रण को मजबूत बनाता है। और आखिरी अभ्यास है एक रस स्थिरता। भावनात्मक परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना। ये तो ऐसा है जैसे टीवी के रिमोट पर पॉज बटन दबा दिया हो। गुस्से में फटने से ठीक पहले का वो 1 सेकंड जो पूरी कहानी बदल सकता है। बिल्कुल, वो 1 सेकंड वास्तव में अमिगडाला हाईजैक को रोकने का समय है जो आक्रामक प्रतिक्रिया देता है। ये चारों अभ्यास इंसान को एक ऑब्जर्विंग अवेयरनेस की ओर ले जाते हैं। इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि ये ज्ञान पुरानी स्थिति से नई शाश्वत पहचान तक जाने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एकदम, ये हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करके खुद को नया रूप देने की ताकत है। इस जटिल बदलाव को एक्सरे में भले ही न देखा जा सके, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। अब चर्चा खत्म करने से पहले इमोशनल कंटैजियन से जुड़ा एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। कर रहा है तो सवाल ये है कि आज इस पल आप बिना कुछ बोले अपने आसपास के लोगों के दिमाग में कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं, शांति का या तनाव का? इस गहरे विश्लेषण में आज इतना ही।